आज एक लड़की की दीवानी हो जाती है और वो अपनी मोहब्बत बचाने के लिए ऐसे बड़े जुर्म करती है और ऐसी-ऐसी फ़िल्में करती है कि आप देखेंगे और सुनेंगे तो परेशान हो जाएँगे। जी हाँ, ये लड़की लड़की ही से मोहब्बत करती है और ऐसी गेम टालती है कि आप सुन नहीं सकते। तो कहानी कुछ यूँ है कि 2005 में मिस मेरिट रहने वाली एक लड़की, एक खूबसूरत लड़की जो मिस मेरिट रह चुकी है, लेकिन उसने एक ऐसा कांड किया एक लड़की को हासिल करने के लिए कि अपनी ही फैमिली को कत्ल कर दिया। वाकया दरअसल कुछ यूँ है कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में मेडिकल थाना क्षेत्र इलाके में एक प्रयाग फैमिली रहती है। इसमें एक 65 साल का बुजुर्ग आदमी जिसका नाम प्रयाग वीर सिंह है और इसकी एक बीवी है जिसकी उम्र 63 साल है और इसका नाम संतोष देवी है। इसकी एक बेटी है जिसका नाम प्रियंका है और एक बेटा है जिसका नाम गौरव सिंह है। इनकी एक बड़ी बहन भी है जो शादीशुदा है और वो इनसे अलग रहती है। ये लड़का गौरव सिंह जो है ये कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है और अपने घर से दूर है और उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया चला गया। ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई करने के बाद इसने बंगलोर आके एक कंपनी में जॉब करनी शुरू कर दी। अब ये बेंगलुरु की एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है और वहीं पे रहता है। इनकी जो बेटी प्रियंका है वो दिल्ली में पढ़ाई करती है और वहां से पढ़ाई करने के बाद उसने फैशन की दुनिया में कदम रखा और फैशन इंडस्ट्री में तरक्की करती करती वो एक मॉडल भी बन गई और मिस मेरिट भी रह चुकी है साल 2005 में। अब आते हैं असल घटना की तरफ। ये लोग काफी अमीर फैमिली है, काफी बड़ा जमींदार घराना है। इनकी अपनी काफी ज्यादा जमीनें वगैरह भी हैं। 11 नवंबर 2008 को इस संतोष देवी की बड़ी बहन मोनू लता जी अपनी बहन संतोष देवी को फोन कर रही होती है 10 नवंबर 2008 की रात ही को, लेकिन वो फोन नहीं सुन रही होती। आगे वाले दिन 11 नवंबर को वो परेशान होकर अपने जीजा जी प्रयाग वीर को फोन करती है कि भाई तुम्हारी बीवी फोन क्यों नहीं सुन रही, लेकिन इसका जीजा जी प्रयाग वीर जो होता है वो भी फोन नहीं सुन रहा होता। ये काफी परेशान होती है कि आखिर मेरे जीजा और बहन को क्या हो गया कि वो लोग फोन क्यों नहीं सुन रहे। ये इनके घर से कोई 35 से 40 किलोमीटर दूर अपने घर में रह रही होती है। ये वहां से एक ऑटो रिक्शा पकड़ती है और इनकी घर की तरफ आ जाती है। सुबह ये 9 बजे इनके घर के दरवाजे के सामने पहुंचती है, देखती है कि अंदर से दरवाजा लॉक है। ये काफी बेल वगैरह भी देती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। अब इन लोगों ने एक डॉग भी पाल रखा होता है जो अक्सर नीचे ही रहता है, लेकिन ये बाहर खड़ी क्या देखती है कि इनके घर का पालतू डॉग जो है वो दूसरी मंजिल के ऊपर बांधा हुआ है और वहां से वो भौंक रहा है। अब ये नोटिस करती है कि मेरी जो बहन और जीजा है वो तो डॉग को हमेशा नीचे ही रखते थे, आज डॉग ऊपर क्यों। खैर वो अंदर झांकने की कोशिश करती है तो नोटिस करती है कि अंदर के सारे लाइटें वगैरह वैसे ही चल रही हैं, बल्ब और फैन वगैरह भी चल रहे हैं। अब वो हमसायों को इकट्ठा करती है और उन लोगों से पूछती है। वो लोग कहते हैं कि हम लोगों ने ना ही रात को कोई इस तरह की आवाज सुनी जिससे हमें कोई शक हो, ना ही कुछ और आया इनके घर से। हम लोगों ने इनको वैसे भी कल दोपहर ही को देखा था, रात को ये हम लोगों को नजर भी नहीं आए। अब ये जो होती है ये हमसायों के साथ जैसे तैसे करके घर के लॉक खोलती है और लिविंग रूम के अंदर जाती है। लिविंग रूम में देख के इसकी चीखें निकल जाती हैं और ये बेहोश हो जाती है। मोहल्लेदार इसको उठा के जल्दी जल्दी हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं, एडमिट करवा देते हैं और पुलिस को आके इतला दी जाती है। अब पुलिस आती है, क्या देखती है कि लिविंग रूम में प्रयाग वीर सिंह जो है वो नीचे पड़ा हुआ है और उसके जिस्म के ऊपर काफी खंजरों के निशान भी लगे हुए हैं और उसकी सांसें रुक चुकी है। अब आगे जाके अंदर देखते हैं इसकी बेबी संतोष देवी जो होती है वो बेड के ऊपर उल्टी गिरी पड़ी है। उसको चेक किया जाता है, वो भी मर चुकी होती है। इन दोनों की डेड बॉडी उठा के हॉस्पिटल रेफरेंस कर दी जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए हॉस्पिटल इनका चेकअप होना शुरू हो जाता है। पीछे इनकी बेटी प्रियंका जो होती है उसको इत्तला देने की कोशिश करी जाती है लेकिन उसका नंबर बंद होता है। अब इनकी बड़ी बेटी को इत्तला दी जाती है और इनका बेटा जो होता है गौरव सिंह उसको इत्तला दी जाती है। यहाँ पे आके घर की सूरत हाल ये होती है, पुलिस देखती है कि घर की सारी तिजोरियां टूटी हुई हैं, अलमारियां खुड़ी हुई है, घर का कीमती सामान सारा गायब है। इनका बेटा जो गौरव सिंह होता है उसको मंगवा के घर के सारे सामान की लिस्ट बनवाई जाती है तो पता चलता है कि घर में जितना भी सोना था सारे का सारा गायब है। 50,000 रुपया नगद कैश पड़ा हुआ था वो भी घर से गायब है। कीमती कागजात भी घर से गायब है। बैंक की एफडी भी घर से गायब है जो तकरीबन 6 से 7 लाख रुपए की बनती थी। इस वजह से सारा कुछ लिखने के बाद पुलिस इनके पोस्टमार्टम का इंतजार करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें पता चलता है कि 8 जगह के ऊपर इस प्रयाग वीर सिंह को खंजर मार के कत्ल किया गया
और इसकी बीवी जो है उसके जिस्म के ऊपर खंजर कोई नहीं लगा हुआ, लेकिन उसका गला दबा के किसी ने उसे कत्ल कर दिया है। अब पुलिस इन दोनों की डेड बॉडी वारसों के हवाले कर देती है, इनका अंतिम संस्कार भी कर दिया जाता है। सारे रिश्तेदारों से पूछा जाता है, पता चलता है इनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। लेकिन 2 महीने पहले इनकी एक पार्टी से हल्की-फुल्की लड़ाई हुई थी। पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेती है और भी काफ़ी लोगों को शक की बेस के ऊपर गिरफ्तार करती है। लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता सारे लोग कन्फर्म होते जाते हैं, किसी का कोई रोल इस कत्ल में नहीं मिलता और पुलिस उनको छोड़ती जाती है। यहाँ पे पुलिस के ज़हन में एक चीज़ आती है कि इनकी छोटी बेटी प्रियंका सिंह जो है, वो अपने माँ-बाप के अंतिम संस्कार के ऊपर भी नहीं आई और उसको इत्तला भी नहीं दी गई। अब पुलिस उसके बारे पूछती है, तो ये लोग कहते हैं कि हमारा उससे राब्ता ही नहीं। अब पुलिस उसका नंबर लेती है और उसको ट्रेसिंग के ऊपर लगा देती है। दाएँ-बाएँ के सारे कैमरे चेक किए जाते हैं, लेकिन किसी का कोई पता नहीं चल रहा होता, ना ही इनके घर की तरफ कोई आता हुआ नज़र आ रहा होता है। ऐसे करते ही इनकी बेटी जो प्रियंका सिंह होती है, उसकी कॉल हिस्ट्री से पता चलता है कि वो इनके करीब ही एक कॉलोनी है टीपी नगर, उस जगह पे उसकी लास्ट कॉल लोकेशन आई थी। उस जगह के ऊपर पुलिस अब फिरना शुरू कर देती है, कोई फ़कीर के रूप में होता है, कोई चने बेचने वाले के रूप में होता है, टीपी नगर की रेकी करनी शुरू कर देते हैं। सारे कैमरे चेक करते हैं। उनको उम्मीद होती है कि हो सकता है इसकी लोकेशन यहाँ की आई थी, अब भी प्रियंका यहीं कहीं पे फिर रही हो। कुछ हफ्ते वहाँ पे रेकी करने के बाद इनको प्रियंका नज़र आ जाती है। यूँ ये प्रियंका को गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके साथ इसकी एक दोस्त होती है जिसका नाम अंजू होता है, पुलिस उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद इन दोनों को थाने लेके आया जाता है और इनसे पूछ-गूछ की जाती है। पहले ये प्रियंका इनकार कर रही होती है कि मैं अपने माँ-बाप को कत्ल नहीं कर सकती, मुझे तो इस चीज़ का इल्म ही नहीं था। लेकिन जब डीएसपी आता है और आके प्रियंका के सर के ऊपर हाथ फेरता है और कहता है कि तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटियों की तरह हो, बेटी जो भी चीज़ है हमें हकीकत बता दो। क्योंकि तुम्हारी लोकेशन तुम्हारे घर की आई है, तुम 10 नवंबर को अपने घर के ऊपर गई थी, रात तुम वहाँ पे रुकी हो, सुबह निकल के गई हो। इस चीज़ का जब डीएसपी प्रियंका को बोलता है, तब प्रियंका रोना शुरू कर देती है और इसकी दोस्त अज्जू भी रोना शुरू कर देती है। तब ये पुलिस को एक स्टोरी सुनाते हैं। स्टोरी कुछ यूँ होती है, प्रियंका बताती है कि आज से 2 महीने पहले मेरे बाप ने एक वसीयतनामा लिखवाया था, जिसमें उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी जो थी, वो मेरे भाई गौरव सिंह के नाम करवा दी, जिसमें मुझे कोई हिस्सा नहीं मिला था। दरअसल वाकया कुछ यूँ था कि जब मैं आहिस्ता-आहिस्ता बड़ी हो रही थी, तो साल 2006 में आके मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। तब मेरा भाई जो गौरव था, वो भी मेरे ऊपर ज़ुल्म करता था और मेरा बाप जो था, वो भी कहता था मुझे कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारी दफ़ा ज़िना किया था, तुम मेरी बेटी नहीं हो, किसी और की बेटी हो। ये कह के वो ज़ुल्म कर रहा था और मुझे घर से निकाल दिया था। तब मैं कॉलेज आ गई और दिल्ली कॉलेज में पढ़ाई करना शुरू कर दी। उसके बाद मैं फ़ैशन की दुनिया में आई और मिस मेरिट भी मुंतखब हुई। लेकिन मेरे घरवालों को कोई ज़्यादा खुशी नहीं थी। वो मुझे इस चीज़ के ऊपर एप्रिशिएट नहीं कर रहे थे और मेरा साथ भी नहीं दे रहे थे। तब 2006 के एंड में उन लोगों ने मुझे घर से भी बेदखल कर दिया और मैं एक एनजीओ में आकर रहना शुरू कर दिया और अनाथ आश्रम से मैं खाना भी खाती थी। जैसे-तैसे करके मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई थी। लेकिन जब पुलिस बाद में पता लिखवाती है तो पता चलता है कि साल 2006 में इसको घर से निकाला नहीं गया था, बल्कि कॉलेज में इसका दाखिला करवाया गया था और यूँ जिस जगह के ऊपर रेंट के ऊपर इसने मकान लेके रहना था, वो भी इसके घर वालों ने पहले विज़िट किया था, फिर उसका इंतज़ाम करके इसके पीछे पैसे भी भेज रहे थे। साल 2008 के शुरू तक इसके घर वाले इसके पीछे इसका खर्चा भेज रहे थे और उन्हीं पैसों के साथ ये अपनी ज़िंदगी का गुज़र-बसर कर रही थी और अपनी दोस्त अंजू को भी पाल रही थी। अंजू का कुछ वाक़या यूँ था कि इसके घरवाले भी इसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते थे। ये भी अपने घर से साल 2004 को निकाली गई थी और आगे जाके ये कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी कि आगे चल के पीजी में ये प्रियंका ने दाखिला लिया, तो ये जो इसकी दोस्त अज्जू थी, ये पहले ही पीजी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। तब ये दोनों इकट्ठी हो गई और इन दोनों को आपस में मोहब्बत हो गई और ये दोनों एक जगह के ऊपर इकट्ठा रहना शुरू कर देती है। आगे चल के प्रियंका को घरवालों को इस चीज़ का पता चलता है कि इसकी एक दोस्त अज्जू है, जो हर टाइम इसके साथ-साथ रहती है और हमारी बेटी जो है गलत संगत में पड़ चुकी है और उसके साथ इसका कोई मेडिकल एक्स्ट्रा अफेयर भी है। तब इस प्रियंका के घरवाले इस अंजू के बारे में इसको रोकते हैं कि बेटी तुम इसे छोड़ दो, लेकिन प्रियंका अंजू को छोड़ने के ऊपर राज़ी नहीं होती। तब इसके घरवाले इसका खर्चा बंद कर देते हैं और इसका बाप बोलता है कि तुम कॉलेज छोड़ के वापस घर आ जाओ।
अब तुम्हारी शादी की उम्र है। लेकिन प्रियंका घर नहीं आती। आखिरी दफ़ा वो अपनी माँ को मिलने जब घर आई थी, तब इसकी दोस्त अंजू भी इसके साथ थी। इसका बाप कहता है कि देखो बेटी, तुम्हारी दोस्त अंजू हर टाइम तुम्हारे साथ होती है। ये अपने घर नहीं जाती, जब भी कभी तुम्हें छुट्टियाँ होती तुम इसे यहाँ पे लेके आ जाती हो, इसे इसके घर भेज दिया करो। तब प्रियंका कहती है कि देखिए इसके घर वालों ने इसे घर से निकाला हुआ है, वो ज़बरदस्ती इसकी शादी करना चाहते हैं। इसका बाप प्रयाग जो होता है वो कहता है बेटी इसमें कौन-सी बड़ी बात है, तुम्हारी भी तो शादी की उम्र हो चुकी है, इसको चाहिए कि अपने घर जाए और अपने वालिदैन के कहने के ऊपर शादी करवाए, तुम्हारी भी तो आगे चल के हमने शादी करनी। इस चीज़ का जब अंजू सुनती है तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि प्रियंका की भी शादी हो जानी है। तब वो प्रियंका को अपने हाथों के ऊपर नचाना शुरू कर देती है, अपनी उँगलियों के ऊपर वो प्रियंका को बोलती है कि देखो यार मैं तुम्हारे से जुदा नहीं होना चाहती, हम दोनों इकट्ठा रहना चाहती है। ये प्रियंका भी कहती है कि ठीक है हम इकट्ठे ही रहेंगे। ये सोच के ये घर से चली जाती हैं और रेंट के ऊपर एक कमरा लेके अपने पीजी में पढ़ाई कर रही होती हैं। तब जब इसके सामने वसीयतनामा आता है, इसके बाप ने जो सारी प्रॉपर्टी इसके भाई गौरव के नाम लिख दी, तब प्रियंका को इस चीज़ के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है। इसकी दोस्त अंजू जो होती है, वो भी कहती है ये तो गलत बात है, चलो हम तुम्हारे घर जाके बात करते हैं और तुम्हारी प्रॉपर्टी की भी बात करते हैं। लेकिन प्रियंका कहती है कि मेरे घर वालों ने मेरी प्रॉपर्टी, मेरे हिस्से की मुझे नहीं देनी, उसका कुछ और ही सोचना पड़ेगा। तब ये दोनों इश्क में अंधी हो चुकी होती हैं और ये अंजू और प्रियंका फैसला करती है कि प्रियंका के नाम की जितनी भी सारी प्रॉपर्टी वो हमें मिल जाए और हम दोनों एक किराए के ऊपर घर लेके वहाँ पे इकट्ठे सारी उम्र रहती रहें। ये सोच के ये प्रियंका के घर जाते हैं। जब प्रियंका की माँ इसे देखती है तो वो इसे गले लगा के मिलती है और घर के अंदर ले जाती है, इनको खाना-शाना खिलाती है। ये प्रियंका जो होती है अपने पालतू डॉग को खाना खिलाती-खिलाती दूसरी मंजिल के ऊपर ले जाती है। वहाँ पे जाके ये अपने डॉग को बाँध देती है और नीचे आती है। आके अपनी माँ से बात करती है कि माँ, मेरे बाप ने सारी प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम कर दी, हमारा हिस्सा कोई नहीं है। तब इसकी माँ कहती है कि बेटा देखो तुम हमारे घर से बेदखल हो, तुम्हारी अब इस खानदान में कोई जगह नहीं है, तुम जो हरकतें करती फिर रही हो वो करो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी कोई इज्जत हो या तुमको हम एक्सेप्ट कर लें तो तुम अपनी इस दोस्त अंजू को छोड़ के हमारे पास आ जाओ। तब प्रियंका को गुस्सा आता है, वो अपनी माँ को कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है। वो अपनी माँ का गला दबाना शुरू कर देती है। इसकी दोस्त अंजू जो होती है वो भाग के इसकी माँ के दोनों हाथ पकड़ लेती है और ये अपनी माँ का गला दबा देती है। इसकी माँ जो होती है वो शोर मचाने की कोशिश करती है, तो ये एक पास ही पजामा पड़ा होता है, उस पजामे को फाड़ के अपनी माँ के गले में ठोस देती है और अपनी माँ का गला दबा के उसे कत्ल कर देती है। जिस कमरे में ये कत्ल करती है, उस कमरे का अंदर से दरवाज़ा इन दोनों ने बंद किया होता है। इसकी माँ शोर मचाने की एक दफ़ा कोशिश करती है, जिसकी चीख सुन के इसका बाप भी बाहर आ जाता है। लेकिन ये दरवाज़ा नहीं खोलती और अंदर से अपनी माँ का गला दबा के उसे कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद ये काफ़ी देर वहाँ पे बैठी रहती हैं, दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं कि ये हमने क्या कर दिया। इसका बाप जो होता है वो बाहर से दरवाज़ा खटखटा रहा होता है। कुछ देर बाद ये बाहर का दरवाज़ा खोलती हैं और कमरे से बाहर आती हैं। इसका बाप भाग के देखता है कि मेरी बेटी ने मेरी बीवी को कत्ल कर दिया। वो शोर मचाने लगता है, लेकिन इतनी देर में ये दोनों पकड़ के ज़ोर से उसका सर दीवार में मारते हैं और उसके बाद ये किचन से एक चाकू उठा के लेके आती है और अपने बाप को चाकू मारने शुरू कर देती है। इसकी दोस्त अंजू ने उसे पकड़ा होता है और ये चाकू मार-मार के अपने बाप को कत्ल कर देती है। कत्ल करने के बाद ये घर से सारे गहने उठाती हैं, कीमती चीज़ें उठाती हैं और पैसे वगैरह जो नकदी पड़ी होती है वो लेती हैं। लेने के बाद ये इस तरह का हादसा बना देती हैं, घर की सिचुएशन ऐसी बता देती हैं कि देखने वालों को ऐसे लगे जैसे कोई डकैती करके इन दोनों को कत्ल करके चला गया है। अब पुलिस इन दोनों के बयान नोट करती है। पुलिस ने इन दोनों की वीडियो भी बना रखी होती है। आगे चल के उस प्रयागवीर सिंह के नाखूनों से जो डीएनए बरामद हुआ था और जो बाल बरामद हुए थे सर के, उनका डीएनए इनके डीएनए से मैच हो जाता है। इसकी माँ संतोष देवी के नाखूनों से भी जो बाल बरामद हुए थे वो भी बाल के बालों से मैच कर जाते हैं। क्यों? ये मीडिया में जब सामने आके बयान दे रही होती हैं, पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया होता है और पुलिस जो होती है वो अपना इंटरव्यू कर रही होती है, तब भी ये मीडिया के ऊपर भड़कना शुरू हो जाती हैं। अब आगे जाके इनको जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस अंजू को लैदा जेल में शिफ्ट किया जाता है, लैदा बैरक में, और प्रियंका को लैदा बैरक में शिफ्ट किया जाता है। ये दोनों शोर मचाना शुरू कर देती हैं और इतनी देर तक शोर मचाती रहती है जितनी देर तक इन दोनों को इकट्ठे एक बैरक में इकट्ठा नहीं किया जाता। ये जेलर को इस चीज के ऊपर मजबूर कर देती है कि हम दोनों ने इकट्ठा ही रहना है, हम दोनों को एक ही बैरक में बंद कर दिया जाए। तब जेल अहकाम इनकी बात मान लेती है और इन दोनों को एक बैरक में बंद कर देती है। आगे जाके साल 2010 में इस प्रियंका की बेल हो जाती है और ये बाहर आ जाती है। उसके बाद ये अपनी दोस्त अंजू के लिए केस लड़ती है और साल 2011 में उसकी भी बेल करवा लेती है और दोनों बाहर आके रेंट के ऊपर एक कमरा लेके वहां पे रहना शुरू कर देती है और इनका ट्रायल ऐसे चलता रहता है। वक्त ऐसे गुजरता है कि वक्त आ जाता है साल 2015 का। साल 2015 में 28 मई 2015 को इनके केस का फैसला आता है और इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है और साथ 30-30 हजार रुपया जुर्माना भी सुना दिया जाता है। अब ये था केस और वीडियो आपके सामने। केस अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। मुझे इजाजत दें, अल्लाह के बाद।